तरह से नहीं देखा जाता। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो बहुत सी कामकाजी महिलाओं की जिंदगी से सीधे जुड़ा है। ये जो पेड मैटरनिटी लीव का अधिकार है, ये आखिर आया कहाँ से? इसके पीछे कौन था? और इसका जवाब है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ हमारा संविधान ही नहीं लिखा, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार किया जिसने उन्हें कानूनी और सामाजिक दोनों तौर पर ताकत दी। और ये थी उनकी मूल सोच। बाबा साहेब का मानना था कि किसी भी समाज की तरक्की का असली पैमाना ये है कि वहाँ की महिलाओं की क्या स्थिति है। और यही वो सोच थी जिसने उनके हर काम को एक दिशा दी। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने आज़ादी से भी बहुत पहले से कामकाजी महिलाओं के हक के लिए अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। ये टाइमलाइन उनकी लंबी लड़ाई की कहानी कहती है। देखिए, बात 1942 की है, जब उन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए आवाज़ उठाई। फिर आज़ादी के बाद उन्होंने संविधान में बराबरी की गारंटी दी। और 1951 में तो जब महिलाओं के हक का बिल रोका गया तो उन्होंने सत्ता तक को छोड़ दिया। और अब आते हैं उनके सबसे बड़े योगदान पर, हमारा भारतीय संविधान। यही वो बुनियाद है जिस पर आज भारतीय महिलाओं के सारे अधिकार टिके हैं। बाबा साहेब ये पक्का करना चाहते थे कि बराबरी सिर्फ किताबों की बात न रह जाए, बल्कि एक कानूनी हकीकत बने। और इसके लिए उन्होंने संविधान में ये आर्टिकल्स शामिल करवाए। आर्टिकल 14 से लेकर 21 तक ये सभी महिलाओं को ये गारंटी देते हैं कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। और ये समझने के लिए कि ये उस वक्त कितनी बड़ी बात थी, जरा ये देखिए। एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश थे जहां महिलाओं को वोट के हक के लिए दशकों तक लड़ना पड़ा, और दूसरी तरफ था भारत, जहां डॉक्टर अंबेडकर की वजह से पहले दिन से, पहले चुनाव से ही महिलाओं को वोट का अधिकार मिल गया था। संविधान के बाद अब बात करते हैं उनके एक ऐसे कदम की जो शायद उनका सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा विवादास्पद कदम था, हिंदू कोड बिल। ये असल में महिलाओं को उनकी निजी जिंदगी में आज़ादी देने की एक क्रांतिकारी कोशिश थी। तो इस बिल में था क्या? इसमें 4 बहुत ही बड़े बदलाव थे। पहला, बेटियों को पिता की प्रॉपर्टी में बेटों के बराबर का हिस्सा। दूसरा, महिलाओं को तलाक का अधिकार। तीसरी बात, एक से ज्यादा शादी पर रोक। और चौथा, सिंगल या विधवा महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का हक। उस जमाने में ये बातें सोचना भी एक क्रांति से कम नहीं था। लेकिन जैसा होता है, इतने बड़े बदलाव आसानी से नहीं आते। संसद में बैठे कई पुराने ख्यालों के लोगों ने इसका इतना जबरदस्त विरोध किया कि इस बिल को पास ही नहीं होने दिया गया। और तब डॉक्टर अंबेडकर ने वो फैसला लिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। जब उन्होंने देखा कि महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा उनका सबसे जरूरी बिल आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उन्होंने भारत के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब साफ था, उनके लिए सिद्धांत, उनके लिए महिलाओं के अधिकार सत्ता की कुर्सी से कहीं ज्यादा बड़े थे। पर डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई सिर्फ कानून तक ही नहीं थी। उनका एक और भी बड़ा सपना था, और वो था महिलाओं को शिक्षा और राजनीति के जरिए मजबूत बनाना। उनका वो मशहूर नारा तो सबने सुनाई है, क्योंकि वो जानते थे कि असली ताकत, असली बदलाव की चाबी शिक्षा में ही है। उनका विजन बिल्कुल साफ था। असली बदलाव तब आएगा जब महिलाएं खुद फैसले लेने वाली जगहों पर बैठेंगी। आज जो हम पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिला आरक्षण देखते हैं ना, उसकी नींव बाबा साहेब की इसी दूर की सोच ने रखी थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि उनकी विरासत क्या है, उनके उस संघर्ष का आज क्या मतलब है? अगर एक लाइन में कहें तो उन्होंने महिलाओं को एक वस्तु समझे जाने की सोच से निकालकर एक व्यक्ति की पहचान दिलाई। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अपने अधिकार हैं, अपनी पहचान है। उनका बनाया हुआ ये जो कानूनी ढांचा है, ये आज भी भारत की हर महिला के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, एक ऐसी ढाल जो उन्हें भेदभाव और नाइंसाफी से बचाती है। और जाते जाते बस एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये सोचना जरूरी है कि बाबा साहब ने जो ये कानूनी ढाल तैयार की थी, वो आज के समय में कितनी मजबूत है, और इसे और मजबूत बनाने के लिए अभी और क्या-क्या करना बाकी है।